नमस्कार दोस्तों। आज है 26 दिसंबर 2021 और आज 26 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह आप चाहते हैं कि आप हर अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो गाइस, हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, हमारा पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है, पिलर ऑफ शेम क्या है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में कि पिलर ऑफ शेम किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, पिलर ऑफ शेम 8 मीटर 26 फीट ऊंची मूर्तियों की एक पर्वतीय श्रृंखला है। बेसिकली अगर हम बात करें कि पिलर ऑफ शेम किसे कहा जाता है, तो पिलर ऑफ शेम 8 मीटर 26 फुट, जिसे 8 मीटर 26 फुट कहा जाता है, ऊंची मूर्तियों की एक श्रृंखला है जिसका निर्माण जेम्स गैल्शियोट द्वारा किया गया है जिसका निर्माण जेम्स गैल्शियोट द्वारा किया गया है। अब पिलर ऑफ शेम क्यों बनाया गया था, पिलर ऑफ शेम एग्जैक्टली इतना अभी फेम में क्यों आया, अब न्यूज़ में क्यों आया, तो मैं आपको बता दूं। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे आज। तो हांगकांग के सबसे पुराने विश्वविद्यालय ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में प्रतिमा को नष्ट करने के लिए 23 दिसंबर 2021 को एक रात भर का अभियान शुरू किया। यानी कि हांगकांग के सबसे पुराने विश्वविद्यालय ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में एक प्रतिमा को नष्ट करने के लिए 23 दिसंबर 2021 को रात भर अभियान शुरू किया। अब इसके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें कि बेसिकली आपका पिलर ऑफ शेम क्यों बना और पिलर ऑफ शेम कहाँ पर है, सब इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहला है इम्पोर्टेंट, अगर पॉइंट की बात करें तो यह लोकतंत्र के प्रदर्शनकारियों को याद करता है जिन्हें 1989 यानी कि 1989 में तियानमेन स्क्वायर में चीनी सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो प्रत्येक प्रतिमा कांस्य, तांबे या कंक्रीट की है। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह 1997 से हांगकांग विश्वविद्यालय HQ जिसे कहा जाता है परिसर में है। उसी वर्ष पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी हांगकांग को वापस चीन को सौंप दिया गया था। अब पिलर ऑफ शेम एग्जैक्टली क्यों बनाया गया है, इसमें क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रतिमा में 50 पीड़ित चेहरे और उत्पीड़ित शरीर हैं। इन सबों को एक दूसरे पर ढेर कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, 1996 में रोम में FAO शिखर सम्मेलन के NGO फोरम में इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। यानी अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि इस मूर्ति का उद्घाटन कब किया गया था, तो इसका सही जो जवाब है वो 1996 में रोम में FAO शिखर सम्मेलन के NGO फोरम में इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। और तब से हांगकांग, मैक्सिको और ब्राजील में तीनों स्तंभ बनाए गए हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो 23 दिसंबर को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने पुष्टि की कि रात भर के ऑपरेशन में प्रतिमा को हटा दिया गया था। 23 दिसंबर यानी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि रात भर के ऑपरेशन के में इस प्रतिमा को हटा दिया गया था। ऑपरेशन पूरा करने के बाद इसे स्टोरेज में रखा गया है। तो दोस्तों, ये है पिलर ऑफ शेम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पिलर ऑफ शेम क्या है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। अब दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। मूर्ति का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूर्ति का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले सेगमेंट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, जिसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, यूके SSS के एग्जाम में आ सकता है, आपके CGL की अभी वैकेंसीज आई है, आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी उसकी डिटेल कंप्लीट फॉर्म वगैरह के बारे में। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, केंद्रीय इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, जिसका आंसर है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो उन्होंने डाफना गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, तो आप उसे बता सकते हो जवाब में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डाफना गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ये असल मायनों में क्यों, मतलब क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो है, भारत को अपनी सड़क इंजीनियरिंग में सुधार करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हर साल भारत में 5 लाख दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। यानी भारत में औसतन अगर 5 लाख दुर्घटना हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, जिसमें से कम 1.5 लाख लोग कम से कम मारे जाते हैं, जो कि ये बहुत दर्दनी दयनीय स्थिति है। इस पे सुधार करने की वाकई बहुत ज़रूरत है। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें, इस प्रणाली को ट्रैफिक को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। इस प्रणाली को जो जिसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कह सकते हैं, इस प्रणाली को ट्रैफिक को कम करने, यानी ट्रैफिक कम हो। अगर आप गाजियाबाद कभी गए हैं, मोहन नगर वाले रोड पे, मेरठ वाले एक्सप्रेसवे वाले रोड पे बहुत जाम होता है। अभी रिसेंट में कम से कम 4 से 5 घंटे का जाम देखा गया था कुछ दिन पहले, पिछले महीने, बाय द वे। तो इसके लिए बहुत यात्रियों की सुरक्षा वगैरह भी बढ़ाना के लिए विकसित किया गया था। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यात्रा के समय को कम करके और यात्रियों को सुरक्षा और आराम को बढ़ाकर यातायात दक्षता हासिल करेगा। तो बेसिकली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू यात्रा के समय को कम करेगा और यात्रियों की सुरक्षा और आराम को बढ़ाकर यातायात दक्षता हासिल करेगा। अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये प्रणाली किसी भी दुर्घटना का पता लगा सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकती है कि एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट के भीतर दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाए। जैसा कि दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया कि भारत में लगभग औसतन 5 लाख दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। तो इस प्रणाली के थ्रू आपको फायदा ये मिलेगा, इस प्रणाली की किसी भी दुर्घटना का पता लगा सकती है और सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकती है। और एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट के भीतर दुर्घटना स्थल, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कुछ इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी हादसा होता है, तो एम्बुलेंस सिर्फ 10 से 15 मिनट के भीतर दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाएगी जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ है। अगले पॉइंट के ऊपर बात करें तो इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 9,119 करोड़ रुपए है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 9,119 करोड़ रुपए है। ओके। ये भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जो रोड बना है उसकी अनुमानित लागत क्या है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पे भी ध्यान दीजिए आप। अगला अगले अगर हम बात करें कि अगले पॉइंट की ओर, तो अगला पॉइंट ये है, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो आप कोई अगर पूछे कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किसे कहा जाता है, तो आप ये इसका जवाब आपका ये वाला पॉइंट आपका होगा। दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए आप। चलो, तो दोस्तों हम अगले पॉइंट को चलते हैं। मार्च 2016 में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 के रूप में घोषित किया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे बनता है एग्जाम में दोस्तों कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे कब घोषित किया गया था, तो आपका जवाब होगा मार्च 2006। यानी मार्च 2006 में आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 2 घोषित किया गया था। आप इस बारे में क्वेश्चन का भी जवाब आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं आपके अगले फैक्ट्स की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आज का, पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली की चपेट में आने से हाथियों की सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है? आपका जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाथी बिजली की चपेट में आके उनकी डेथ हुई है, उनकी मौतें दर्ज की गई हैं।
अब दोस्तों हम इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट्स की बात करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 के बीच देश भर में 600 हाथियों की मौत बिजली के झटके से हुई है। तो सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, पूरे ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो एक कंप्लीट आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 के बीच देश भर में 600 हाथियों की मौत बिजली के झटके से हुई है। इसमें से 117 मौतें उड़ीसा में, यानी कि अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई है तो वो है 117 मौतें उड़ीसा में हुई है। 116 कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक भी इस कैटेगरी में इन्वॉल्व है। 116 मौतों के साथ सेकंड नंबर पे 100 कर्नाटक में, और 105 मौतें असम में हुई हैं। यानी कि हाथियों के जो बिजली की चपेट में आने से सबसे ज्यादा मौत हुआ है वो आपका उड़ीसा, कर्नाटक और असम इंक्लूड है इसमें। और सबसे अच्छी पॉइंट बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र ही ऐसे राज्य जहां बिजली के झटके से हाथियों की शून्य मृत्यु दर्ज की गई है। यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन, कभी क्वेश्चन ऑप्शन आता है कि ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे बिजली के झटकों से हाथियों की एक भी मृत्यु नहीं दर्ज की गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। आप इस चीज पे जवाब आप फोकस कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम अब आगे और बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से सब संबंधित है। तो अभी महाराष्ट्र को जो गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने एक विधेयक लागू किया है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र कैसे कैसे होगा, मैं इसके बारे में आपसे बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट से है, महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक पारित किया। यानी दोस्तों आप इसके बारे में नोट कीजिए, ये आपके काम की चीजें हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मौत की सजा सहित कड़ी सजा के प्रावधान है। यानी कि अगर अब महिला के खिलाफ आप कोई भी अपराध होता है, अगर आप उसमें उन्हें आप एसिड अटैक करते हो या आप उन बलात्कार वहां पे होता था, तो अभी तक नॉर्मल आपके, आपको पता है कि इंडियन सिस्टम है, इंडियन लॉ है, काफी टाइम लग जाता था इसमें अपराधी को लाइक सजा मिलने के लिए। लेकिन अभी महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सक्रिय आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक पास किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मौत की सजा सहित कड़ी सजा के प्रावधान है। विधेयक जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकना है, यानी बच्चों को पास्को एक्ट के तहत, यानी बच्चों के खिलाफ अगर कोई कुछ भी असंवैधानिक होता है, बहुत दयनीय, आप समझ सकते हो मैं आपको सुबह क्या बोलूं, कि बच्चों के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो जिसका उद्देश्य महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध को बिल्कुल रोक दिया जाए, ये विधेयक पारित किया गया है। बलात्कार के मामले में मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान करता है। यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार ने अब एक विधेयक पारित किया है कि अगर आप बलात्कार दोषी हैं, अगर आप बलात्कार पकड़े दोषी के बाद पकड़े गए हैं, तो आपको मौत की सजा भी दी जा सकती है। तो आप ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने विधेयक पारित किया है कि रेप करने के बाद आपको मौत की सजा, आपको फांसी की सजा होगी। तो ये आप बेसिकली आप एक क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली पिल है। ठीक है, हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली है। गोली मतलब पिल, टैबलेट्स। ओके, तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा दोस्तों कोविड 19। यानी कोविड 19 के खिलाफ पहली जो पिल, पहली जो गोली लॉन्च किया गया है उसका नाम पैक्सलोविड है, जिसे फाइजर कंपनी ने बनाया है, इसे फाइजर कंपनी ने बिल्ड किया है। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे फाइजर ने डेवलप किया है। यानी कि इस कंपनी का जो निर्माता है, इस कंपनी को जिस कंपनी ने इसको बनाया है, उस कंपनी का नाम फाइजर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी पैक्सलोविड का जो लाइक डेवलप है, जहाँ पे किसने डेवलप किया है, तो आपका जवाब होगा
फाइजर, यानी कि फाइजर ने इस टेबलेट को बनाया है, इस गोली को बनाया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों में ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली को मंजूरी दी है। यानी पहले अभी रिसेंट में अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों, यानी कि एक मापदंड होता है, तो उन्होंने एक इनका जो बोर्ड होता है, अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली को मंजूरी दी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, डेवलप बाय फाइजर, यानी इसे जिसे डेवलप किया है उस कंपनी का नाम फाइजर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली बिल को मंजूरी दी है। तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तीसरा जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पैक्सलोविड नामक इस दवा को खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कोविड-19 के साथ घर पर 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए ये दवा दी जा सकती है। यानी कि घर पर 22 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों बच्चों के लिए दवा दी जा सकती है। अगर उन्हें कोविड-19 हो गया है तो आप उन्हें, या उससे पहले भी आप, अगर आपको लक्षण सिस्टम दिख रहे हैं तो आप बेसिकली आप उन्हें दवा दे सकते हैं, जिससे इस बीमारी के खिलाफ लड़ा जा सके और उन्हें हम रोके जा सकें। ओके, तो दोस्तों ये आप बेसिकली नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका जवाब, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम अगले पॉइंट के बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुजरात के किस मुख्यमंत्री ने, किस मुख्यमंत्री भी आ सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो कू अभी कुछ साल पहले ही आया था। बेसिकली ये ट्विटर के जैसा ही है। आप इसे अगर यूज नहीं करते तो एक बार यूज करके देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। ओके, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, यानी गुजरात के जो अभी रिसेंट मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री भूपेंद्र पटेल। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि गुजरात के किस मुख्यमंत्री ने, तो आपका जवाब होगा भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल जी ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 4 भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह एप्लीकेशन लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। अगर इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि आप अपनी मातृभाषा में, यानी जिस आप मातृभाषा में जहाँ के आप रहने वाले हैं, बहुत ऐसे लैंग्वेजेस में है, आगे हम बात करते हैं, आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करते हैं। गुजराती लॉन्च के साथ कू अब हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ट्विटर है, ट्विटर का बेसिकली अपोजिट माना जाता है। अब जैसे ट्विटर की बात करें, ट्विटर सिर्फ अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, लेकिन कू की बात करें तो कू अभी तक भारत में 10 भाषाओं में लॉन्च हो चुका है। कि अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी में से यूज कर सकते हैं, अगर आप मराठी हैं तो मराठी में यूज कर सकते हैं, कन्नड़ है तो कन्नड़ लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है। यानी कि आप बेसिकली किसी भी, अगर आपकी मातृभाषा इन 10 में से कुछ भी है तो आप अपनी मातृभाषा में जाके इसे यूज कर सकते हैं, जो कि बाकी चीज़ों में अवेलेबल नहीं था। तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन और जवाब इनका नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिल्वर लाइन, सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जिसमें अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो दोस्तों आपका जो जवाब होगा वो होगा केरल। यानी केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे सिल्वर लाइन हाई स्पीड रेलवे परियोजना बनाई जा रही है। अब इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो सिल्वर लाइन केरल राज्य में बनाई जा रही एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। आगे अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं,
इस परियोजना में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाले ट्रेनों की तैनात करना शामिल है। यानी इस परियोजना में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलने वाली ट्रेनों को तैनात करना शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपए है। यानी इस परियोजना में जो टोटल लागत आएगी वो 63,940 करोड़ रुपए आएगा। इस परियोजना की समय सीमा 2025 तक है। यानी 2025 तक ये परियोजना बन के लॉन्च हो जाएगी। तो अब हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें कि आपका पहला जो क्वेश्चन है वो तो ये बन सकता है, सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है, तो आपका जवाब होना चाहिए केरल। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये वाला, कि इस परियोजना में सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है, केरल बना रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो आपका सही जवाब होगा 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 200 किलोमीटर पर घंटा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी उसके तीसरा क्वेश्चन ये है, आपके एग्जाम में बन सकता है, इस परियोजना की अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपए है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जो सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना की औसतन अनुमानित लागत क्या है, तो आपका सही जवाब होगा ये 63,940 करोड़ रुपए। अब अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, औसतन अनुमानित, तो आपका जवाब होना चाहिए समय सीमा 2025 तक है। तो आज का तो दोस्तों आज का ये रहा करंट अफेयर्स। 26 दिसंबर के दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हमने डीप से जाना समझा। और बाकी कल हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको कंप्लीट आपको डिटेल्स आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना जरूर करके जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।